और आज बात कृषि कानून की वापसी झांकी है, क्योंकि अभी एमएसपी पर महाभारत बाकी है। क्योंकि तय ऐलान के तहत आज संसद के दोनों सदनों में कृषि कानून वापसी का बिल पास हो गया। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या कृषि कानून की वापसी के बाद किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा? तो एक लाइन में जवाब है नहीं, क्योंकि किसानों ने साफ कह दिया है कि जब तक एमएसपी पर लिखित गारंटी नहीं, घर वापसी नहीं। मतलब अब एमएसपी पर महाभारत होगी। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट सबसे बड़ी चीज है, उन्हें वोट चाहिए। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। कृषि कानून की वापसी के बाद भी क्यों नहीं थम रहा गतिरोध? सरकार तो पीछे हट गई, लेकिन किसान कब हटेंगे? सड़क से संसद तक हंगामा, किसान आंदोलन का पूरा पंचनामा। संसद का सत्र भले ही ठंडा हो, लेकिन राजनीतिक माहौल एकदम गर्म है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में तीनों कृषि कानून को रिपील करने के बाद भी कृषि कानून को लेकर हंगामा खत्म नहीं हो रहा है। सोमवार को शीतकालीन सत्र के पहले दिन सबसे पहले लोकसभा में तीनों कृषि कानून को रिपील किया गया, जहां विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद बारी थी राज्यसभा की, वहां भी भारी शोरगुल के बीच तीनों कानून को आसानी से रिपील करा लिया गया। लेकिन बात इतने भर से खत्म होती नहीं दिख रही, जबकि सरकार इसे किसानों के हित को देखते हुए उठाया कदम बता रही है। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। लेकिन विपक्ष सरकार पर हमलावर है, क्योंकि सवाल उन 700 से भी ज्यादा किसानों की मौत का है, जिनकी जान 1 साल के आंदोलन के दौरान चली गई। इसके लिए विपक्ष सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि जिन कानूनों को किसान विरोध कर रहे थे लगातार, उस समय क्या छाई थी जो भारतीय जनता पार्टी बता रही थी। आज वही कानून भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले लिए हैं और कह रहे हैं कि वो किसान के हक में वापस नहीं है। तो क्या पहले हक में था कि अभी हक में उनकी? भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट सबसे बड़ी चीज है, उन्हें वोट चाहिए। जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ, और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। स्टेट में चुनाव है, इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। अगले साल की शुरुआत में यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव है, और जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में किसान आंदोलन की गूंज और ज्यादा सुनाई देगी, क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया है कि कृषि कानून वापस होने से ही उनका आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी एमएसपी, बिजली बिल विधेयक, किसानों पर दर्ज मुकदमे, जिन किसानों की मौत हुई उनके परिवार की विस्थापन की समस्या, और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग पूरी होनी बाकी है। ये काला कानून का बीमारी है, जितनी जल्दी कटेगी उतनी जल्दी ठीक। राष्ट्रपति की मोहर लग, खत्म हो जाएगा। अब आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातचीत है, उसको शुरू कर लेते हैं। फिर अब एमएसपी पे बात कर लें, जो 750 किसान शहीद हुए उस पर बात कर लें, जो मुकदमे दर्ज है उस पर बात कर ले, और सरकार अब बातचीत कर ले। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1 साल से चली आ रही इस लड़ाई का द एंड कहां जाकर होगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि इसका फायदा किसे होगा। क्योंकि विपक्ष किसान आंदोलन की फसल काटने की कोशिश में है, तो सरकार
ये जताने की कोशिश कर रही है कि उसका हर कदम किसानों के हित को लेकर है। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करप्ट सिस्टम की लीक कथा की, क्योंकि यूपी टेट के पेपर को लेकर एसटीएफ की धरपकड़ जारी है। अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन सवाल करप्ट हो चुके सिस्टम का है, क्योंकि यूपी में ये पेपर लीक का कोई पहला मामला नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों से तारीख भरी पड़ी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इतना बड़ा सिस्टम आखिर क्यों एक पेपर बिना नकल के नहीं करा पाता। यूपी टीईटी पेपर लीक को लेकर एसटीएफ ने कसा शिकंजा। यूपी में पेपर लीक की पूरी कहानी। क्यों हर बार यूपी में लीक हो जाता है पेपर? कहां-कहां फैला है पेपर लीक का जाल? यूपी टेट की परीक्षा लीक होने के बाद योगी सरकार फुल ऑन एक्शन है। अब तक पेपर लीक गिरोह के कई सदस्यों को एसटीएफ की टीम अलग अलग जिलों से गिरफ्तार कर चुकी है। जो इस तरह के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उसके बारे में, उनके क्वेश्चन के पेपर के बारे में, उसमें जो भी लीकेजेस कराने की कोशिश होती है, ये सब दे आर वर्थ अ किंग्स रैंसम। और इसीलिए ये आपराधिक गिरोह लगातार इस प्रकार की कोशिश करते रहते हैं। तो ये जो अभी पूरा टीईटी का मामला है, इसमें कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कितने लोग और गिरफ्तारी जिनकी तलाश आप लोग कर रहे हैं? इसमें 30 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और भी हम लोग लगातार क्वेश्चनिंग करके और डेटा एनालिसिस करके जो इनके सरगना हैं, इनके मुखिया हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। योगी सरकार ने सभी आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पेपर लीक के सदस्यों की धरपकड़ हो रही है, पूरी कहानी खुलती जा रही है, क्योंकि एसटीएफ की जांच में पेपर लीक के तार सचिवालय से जुड़े हुए दिख रहे हैं। सचिवालय में संविदा पर तैनात कर्मचारी इस गिरोह का सक्रिय सदस्य है। इसके अलावा कई सरकारी कर्मचारियों के भी तार इस गिरोह से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। ये बता रहे हैं कि यूपी में परीक्षा का पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, जिसमें हर चीज का रेट तय है। सॉल्वर गैंग का रेट 5 लाख रुपए है। इसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठना नहीं पड़ता है, उसकी जगह गैंग का गुर्गा परीक्षा देता है। ठीक इसी तरह पेपर लीक का रेट 50,000 से 2 लाख रुपए तक है। इसमें अभ्यर्थी को पहले ही पर्चा मिल जाता है। ठीक इसी तरह नकल की गारंटी का रेट 2 लाख रुपए है। इसमें सॉल्वर्स को बिठाया जाता है जहां वो नकल करा सके। भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के लिए आयोग और भर्ती बोर्ड बने हैं। सभी परीक्षाएं पुख्ता सुरक्षा, कड़ी निगरानी और सतर्कता से कराई जाती हैं। बावजूद इसके नकल माफिया का नेटवर्क हमेशा पूरे तंत्र पर भारी पड़ता है। रविवार को जो टीटी का एग्जाम होना था वो परीक्षा नियामक प्राधिकरण का काम था, जिसकी जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को सौंपी गई थी। यानी क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का सारा काम निजी कंपनी कर रही थी। एबीपी गंगा ने पूरी प्रक्रिया को समझा तो 6 मोटे मोटे स्टेप्स मिले, जहां कई लूप होल्स भी नजर आए। एसटीएफ भी इन्हीं लूप होल्स की पड़ताल करके ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर परीक्षा में सेंधमारी हुई कहां से। यूपी टेट की परीक्षा के लीक होने को लेकर विपक्ष हमलावर है। वहीं सवाल सरकार के दावों पर भी है, जो कहीं न कहीं यूपी टेट की परीक्षा के लीक होने के बाद हवा में उड़ते नजर आए हैं, क्योंकि सरकार दावा करती रही है कि सभी भर्ती परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि पिछले 5 सालों में 10 बार पेपर लीक हुए हैं, जिनकी वजह से परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है।
19 मार्च 2017 को पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, इस परीक्षा में ऑनलाइन पेपर हैक हो गया। फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जेई की परीक्षा, इस परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया था, जिसकी जांच स्पेशल टास्क फोर्स कर रही है। अप्रैल 2018 में यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा, इसमें गलत पर्चा बांटा गया और परीक्षा रद्द हो गई। 15 जुलाई 2018 अवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा, इस परीक्षा की पहली पाली में ही पर्चा लीक हो गया, जिसकी वजह से ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 1 सितंबर 2018 को नलकूप ऑपरेटर का पेपर आउट हो गया था। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी प्रोन्नत परीक्षा में भी धांधली हुई थी। इसके बाद 41,520 सिपाही पदों के लिए भर्ती परीक्षा का पेपर भी आउट हो गया था। फरवरी 2018 में फिर से यूपी प्रोजेक्ट पावर कॉर्पोरेशन की 2,849 पदों पर होने वाला पेपर लीक हो गया। 2019 में यूपी टीईटी का पेपर प्रयागराज, जौनपुर और गाजीपुर जिले में लीक हुआ और अब फिर यूपी टेट का पेपर लीक हो गया है। पिछले 4 साल में करीब आधा दर्जन प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, फिर चाहे बात टीईटी की हो या पुलिस भर्ती परीक्षा की। हालांकि हर बार एसटीएफ ने अपनी सक्रियता से और त्वरित कार्रवाई करते हुए इससे जुड़े हुए कभी सॉल्वर गैंग के लोगों को पकड़ा तो कभी पेपर लीक कराने वालों को। इस बार भी पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद ही एसटीएफ एक्टिव हो गई और तमाम लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। देखना ये होगा कि गिरफ्तारियों का ये सिलसिला भी कहां तक चलता है और इस पूरे मामले के जो तार हैं वो आखिर में कहां जाकर जुड़ते हैं। मतलब यूपी में पेपर बिना नकल, बिना आउट हुए कराना एक टास्क बन गया है। लेकिन यूपी टेट के पेपर को लेकर सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि पहली बार टीईटी में लाइव सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था की गई थी, जिसका मकसद हर हाल में बिना नकल के परीक्षा कराना था। लेकिन घंटे भर के अंदर ही इस दावे की धज्जियां उड़ गईं। जो पेपर निगरानी में रखा गया था वो होने से पहले ही आउट हो गया। अब यूपी टेट का पेपर अगले महीने होना है, जो सरकार के लिए किसी जंग से कम नहीं, क्योंकि पेपर आउट होने का इतिहास सवाल उठा रहा है कि कहीं अगली बार भी पेपर आउट तो नहीं हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात तीसरी लहर के ट्रेलर की, ओमिक्रॉन के टेरर की। अफ्रीका से आए कोरोना का नए वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया में दहशत मची हुई है। ये वेरिएंट दूसरी लहर वाले डेल्टा से 6 गुना ज्यादा खतरनाक है। यही वजह है कि सरकार इसको लेकर एकदम अलर्ट मोड पर है। विदेश से आने वाले हर एक यात्री पर नजर रखी जा रही है। आखिर ऐसा क्या है इस वेरिएंट में और क्यों एक बार फिर से दुनिया पर लॉकडाउन का साया मंडरा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अफ्रीका से कोरोना नया वेरिएंट आया, दुनिया पर फिर से खतरा मंडराया। विनाश के रथ पर सवार कोरोना का नया अवतार, तबाही की टिक टिक ऑन, बहुत खतरनाक है ओमिक्रॉन। जिस बात का डर था वही हो रहा है। कोरोना वायरस फिर एक बार भेष बदलकर लौट आया है और अब पूरी दुनिया पर संकट मंडराने लगा है, क्योंकि अफ्रीका से आया ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ज्यादा खतरनाक है। डेल्टा वही वेरिएंट है जिसने भारत में दूसरी लहर के दौरान तांडव मचाया था, लेकिन नया वेरिएंट उससे भी ज्यादा खतरनाक है और अब तीसरी लहर का खतरा देखते हुए भारत सरकार एकदम अलर्ट मोड पर आ गई है। यूपी का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। विदेश से आने वाले लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। साथ ही आरटीपीसीआर और आरएटी टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं। जो गाइडलाइन WHO के माध्यम से जो आई है अभी तक, ओमिक्रॉन नाम का एक नया वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका के कई देशों से प्रारंभ हुआ है। देश में जो गाइडलाइंस आए हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो बाहर के ट्रैवलर्स आएंगे उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करना अनिवार्य है। उनको 7 डेज क्वारंटीन में रखने के लिए हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। हम अपने टेस्टिंग की संख्या को भी बढ़ा रहे हैं। मथुरा में 4 विदेशी महिलाओं समेत 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसे लेकर हड़कंप मचा है। हर किसी में नए वेरिएंट को लेकर दहशत है। कानपुर में इमिग्रेशन विभाग से उन लोगों की जानकारी मांगी गई है जो पिछले 1 महीने में ऐसे देश से आए हैं जो नए कोरोना वेरिएंट से प्रभावित हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया के देशों को एक बार फिर से दहशत में डाल दिया है।
तमाम ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना का नया वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा केसेस के रूप में सामने आ रहा है। कोरोना महामारी का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत में भी लगातार सतर्कता बरती जा रही है। बैठकें हो रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के स्तर पर हो, चाहे राज्य सरकार के स्तर पर हो। तमाम सरकारें इसे लेकर अपनी रणनीति बना रही हैं और रणनीतियों पर मंथन किया जा रहा है। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी है। यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। बाहर से आने वाले यात्रियों को 10 दिनों तक क्वारंटीन रहने का आदेश दिया गया है। यात्रियों के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और पूरी जानकारी रखी जा रही है। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर वाराणसी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाराणसी का स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट पर है और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि आप मास्क का प्रयोग करें। इसके साथ ही जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनको 10 दिनों तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा। ये सारी प्रक्रिया एयरपोर्ट पर ही करा ली जा रही है। इसके साथ ही हर आने जाने वाले यात्रियों पर पैनी नज़र रखी जा रही है। सरकार ने उन देशों की सूची जारी की है जहां से आने वाले यात्रियों में ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा रिस्क है। इनमें दक्षिण अफ्रीका, चीन, बोत्सवाना, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, इजराइल, बांग्लादेश, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देश शामिल हैं। जिन देशों में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं उनमें अफ्रीका पहले नंबर पर है जहां 110 मरीज मिले हैं। दूसरे नंबर पर बोत्सवाना है जहां 19 मरीज मिले हैं, जबकि तीसरे नंबर पर है नीदरलैंड जहां 13 मरीज मिले हैं। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, हांगकांग और इजराइल जैसे देशों को मिलाकर 14 देशों में ओमिक्रॉन अपनी दस्तक दे चुका है। और अब डर इस बात का है कि कहीं ये वायरस भारत आ गया तो क्या होगा, क्योंकि ये वेरिएंट न सिर्फ डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है बल्कि ये इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। यही वजह है कि सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है ताकि कैसे भी ओमिक्रॉन भारत की सीमा में न घुस पाए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्योंकि यूपी फतह करने के लिए भाजपा ने 7 बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें एक कदम कुशीनगर एयरपोर्ट का है, दूसरा कदम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का है, तीसरा कदम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, चौथा गोरखपुर खाद कारखाने, पांचवा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, छठा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और 7वां किसानों को मनाने की खाट सभा का। लेकिन क्या ये 007 वाला प्लान भाजपा को यूपी में जीत दिला पाएगा, ये सवाल पड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन, पूरा पंडाल उनके जय घोष से गूंज जाए। जोर से पुकारे, उन्हें आवाज दें। यूपी फतह करने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि हर महीने खुद प्रधानमंत्री मोदी 3 से 4 बार यूपी का दौरा कर रहे हैं, हजारों करोड़ की सौगात दे रहे हैं। फिर चाहे वो कुशीनगर एयरपोर्ट हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या आने वाले दिनों में गोरखपुर की खाद कारखाना हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका आने वाले कुछ दिनों में शिलान्यास और लोकार्पण होना है। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी उसी रणनीति पर अमल कर रही है जिस रणनीति पर चलकर उसने 2014 में, 2017 में, 2019 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जीत हासिल की। दरअसल जब चुनाव करीब आते हैं तो बीजेपी जो रणनीति अपनाती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हर दिन अपने विरोधियों पर निशाना साधते हैं। पार्टी के बड़े पदाधिकारी, सरकार के मंत्री, उन्हें इस काम में लगाया जाता है और हर दिन वो अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हैं। 2022 के चुनाव से पहले ठीक यही रणनीति एक बार फिर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही भाजपा का जोर किसानों को समझाने पर भी है, क्योंकि कृषि कानून वापस लेने के बाद भाजपा अब किसानों के बीच जाकर ये समझाने में लगी है कि सरकार का हर कदम किसानों की दोगुनी आय से जुड़ा है। गौरतलब है कि कृषि कानून के बाद किसान सरकार से नाराज है और अब भाजपा खाट सभा के जरिए किसानों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश कार्यालय पर हर दिन सरकार का कोई न कोई मंत्री, पार्टी का कोई बड़ा पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया ब्रीफिंग करता है और विपक्ष पर हमला बोलता है।
2017 के जब चुनाव होने थे तब बीजेपी विपक्ष में थी और ये रणनीति तब भी अपनाई गई। तब हर दिन समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा जाता था। वहीं अगर आप विपक्ष को उठाकर देखिए तो इस तरीके की कोई भी रणनीति विपक्ष के पास नहीं है। हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी कभी करते हैं, कभी कभी वो सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन ज़्यादातर विपक्ष के लोग वो ट्विटर पर नजर आते हैं। और इसी के साथ मुद्दे की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।